नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो सीरीज़ का ये 5वां लेक्चर है। ऑलरेडी 4 लेक्चर पढ़ चुके हैं, आप पीछे जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट में। तो बिना किसी टाइम वेस्ट के चलते हैं, सेशन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? व्हिच मेथड कैन बी यूज्ड फॉर एब्सोल्यूट मेजरमेंट ऑफ रेजिस्टेंस। ठीक है, तो रेजिस्टेंस की जो है एब्सोल्यूट मेजरमेंट के लिए कौन सा मेथड यूज होता है? तो लॉरेंट्ज मेथड, रिले मेथड, ओम्स लॉ मेथड, और चौथा क्या है? व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड। तो पहले तो आप ये जान लीजिए रेजिस्टेंस की कैटेगरी कैसे कैसे हैं। तो एक होता है हमारा लो रेजिस्टेंस, एक होता है हमारा मीडियम, और एक होता है हाई। ठीक है, लो की कैटेगरी में जो इसकी रेंज है वो 0 से 1 ओम तक है। ठीक है, और मीडियम की कैटेगरी 1 से 0.1 मेगा ओम तक, और हाई की कैटेगरी में 0.1 मेगा ओम से लेके इसके ऊपर तक जितने भी रेजिस्टेंस आएंगे वो इसी की कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ये जो इसमें ऑप्शन में आप देख रहे हैं, तो पहला जो दिया है लॉरेंट्ज मेथड, इसका यूज होता है ट्रांसड्यूसर जो हम पढ़ेंगे इंस्ट्रूमेंटेशन में। तो उसमें जो यूज होता है कि किसी भी लिक्विड का जो है, जैसे मान लीजिए कोई भी मेटल है जो लिक्विड फॉर्म में है, वो फ्लो हो रहा है, तो उसकी जो है वेलोसिटी अगर मेजर करना हो तो इस मेथड से हम मेजर कर सकते हैं। किस मेथड से? लॉरेंट्ज मेथड से। ये वाला ऑप्शन जो है आपका। ठीक है, तो और ये बात ध्यान दीजिएगा, बिना किसी कांटेक्ट के ये वो जो फोर्स लगता है उस फोर्स को ये जो है आपकी जो है वेलोसिटी में चेंज करके दिखाता है, क्योंकि ये इसमें जो है ट्रांसड्यूसर यूज होता है। और ये जो रिले मेथड है दूसरा दिख रहा है आपको, इसका यूज होता है डायमेंशनल एनालिसिस में, जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री वगैरह में। जैसे मान लो कोई भी मटेरियल है, उसमें हम प्रेशर लगाते हैं या खींचते हैं, जो भी करते हैं, तो उसके एक मान लीजिए कोई फलक है, इधर से दबाते हैं तो इधर क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्या है। तो इसका जो है इसमें जो एनालिसिस होता है वो रिले मेथड में यूज होता है। बाकी जो है आपका व्हीटस्टोन ब्रिज से जो है हम लो कैटेगरी के रेजिस्टेंस जो है मेजर करते हैं, 0 से 1 ओम के बीच के रेजिस्टेंस जो है व्हीटस्टोन ब्रिज मेथड से निकाले जाते हैं, जो कि एब्सोल्यूट मेजरमेंट देता है। और ये ध्यान रखिएगा, इसमें जो गैल्वेनोमीटर यूज होता है वो जैसे मान लीजिए ब्रिज हमारा है, ये हमारा ब्रिज है। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है 4, R1, R2, R3, R4। ठीक है, तो यहाँ पे जो गैल्वेनोमीटर लगा रहता है ये टैगेंट गैल्वेनोमीटर होता है, जो कि ये एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, तो ये जो इसका जो प्रोडक्ट होता है वैलेंस ब्रिज की कंडीशन में, तो यहाँ से मान लीजिए सप्लाई दी जाती है। ठीक है, बैटरी यहाँ से कनेक्ट की जाती है, और ये जो रेजिस्टेंस इनका जो प्रोडक्ट होता है, इनका प्रोडक्ट ये बराबर होता है। मान लीजिए R1 है, ये R2, R3, R4 है, तो R1 R3 इज इक्वल टू R2 और R4 होता है। ठीक है, और यहाँ से ये चीज़ ध्यान दीजिएगा कि कभी कभी एग्जाम में देता है कि ये वाला रेजिस्टेंस नहीं देगा, ठीक है, बाकी 3 दे देगा। तो इस फार्मूले से आप निकाल के अपना जो आंसर टिक कर सकते हैं। काफ़ी शॉर्ट मेथड है, याद रखिएगा इसे। बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन क्या है? 102, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अक्रॉस एल एंड एम। ठीक है, आर इक्विवेलेंट अक्रॉस एल एंड एम, मतलब एल और एम के बीच जो है टोटल रेजिस्टेंस हमें कितना मिलेगा वो यहाँ हमें निकालना है। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये हमारा परिपथ है, ठीक है, सर्किट ये है, और इसके अक्रॉस निकालना है। तो पहले आप ये देखिए कि मान लीजिए यहाँ से कोई करंट फ्लो होती है। ठीक है, यहाँ से करंट हमने फ्लो करा दिया, तो ये यहाँ जाएगी तो डिवाइड होगी। ठीक है, कुछ करंट यहाँ जाएगी, कुछ यहाँ और कुछ यहाँ। ठीक है, डिपेंड करेगा रेजिस्टेंस कैसे कैसे। तो मान लो I1, I2, I3 इधर उधर जा रही हैं, तो यहाँ जो करंट जाएगी वो देखिए बिना बटे हुए कहीं यहाँ के मिलेगी। ठीक है, तो ये करंट जो 6 ओम में जाएगी वही जो है 14 ओम में जाएगी। तो ये जो है सीरीज हो गए। बेसिक मेथड में आपको बता दूँ, बेसिक कॉन्सेप्ट जो होता है, तो ये सीरीज में हो गए। ठीक है, तो यहाँ से 6 और 14 हो गए 20। अब यहाँ से जो है मान सकते हैं हम कि इस तरह जो है 20 ओम का रेजिस्टेंस लगा है। अब 20 20 जो है देखिए, यहाँ से मान लीजिए कोई करंट गई,
एक इधर जाएगी, एक जो है आधा आधा बढ़ जाएगी इसमें इसमें, ठीक है, क्योंकि दोनों बराबर इम्पीडेंस है यहाँ पे। तो 20 और 20 जो है पैरेलल में हो गए। अब इन्हें समांतर में होने का मतलब है कि आधे हो जाएंगे, क्योंकि बराबर बराबर है। मैंने आपको बताया ही था कि बराबर ओम के अगर एन रेजिस्टेंस ऐड है पैरेलल में, तो इक्विवेलेंट जो आता है वो R/N होता है, ठीक है। जितने भी रेजिस्टेंस ऐड होंगे उनसे डिवाइड कर देंगे एक की वैल्यू को। तो अब देखिए यहाँ पे हमें निकल के आएगा 10 ओम। तो अब यहाँ से हम सीधे सीधे अगर रीड्रॉ करें, ठीक है, मान लीजिए रीड्रॉ करते हैं, ये L है, ये M है, ये पॉइंट यहाँ, ये पॉइंट यहाँ। अब देखिए यहाँ से हमें मिल गया 10 ओम, और यहाँ से कितना मिल गया, एक तो 20 ओम था ही, और ये देखिए यहाँ पे जो है सीरीज में हो जाएगा ये। तो सॉरी, यहाँ सीरीज में नहीं होगा ये, अभी फिर से हम रीड्रॉ कर रहे हैं बेसिक से। देखिए L और M है, यहाँ से जो है आपका ये निकल के गया था जो 10 ओम हो गया था, ठीक है, ओवरऑल जो मैं ऐड करके बताया था आपको इन दोनों को। और यहाँ से जो आया था वो 20 ओम यहाँ रहेगा ही, और यहाँ पे जो ये 10 ओम रहेगा, ठीक है। तो ये 10 और 10 मिलके यहाँ 20 हो जाएंगे इस तरह से, ठीक है। तो हम अगर इसे फिर से रीड्रॉ करेंगे तो एक पॉइंट यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ देखो बना दो 10 ओम का, 20 ओम का, और एक यहाँ, ठीक है। तो ये दोनों जो मिलके हो जाएंगे 20 तो ओवरऑल जो 10 ओम आके निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए हमारा जो ऑप्शन से हो जाएगा वो पहला सही हो जाएगा। बढ़ते हैं आगे, काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है, आप यहीं से डायरेक्ट भी लगा सकते थे। 14 6 20, 20 10 हो जाएगा, ठीक है, और 10 10 यहाँ 20 हो जाएंगे, और 20 20 पैरेलल में हो जाएंगे तो 10 ओम निकल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 103 क्या कह रहा है, 3 6 ओम रजिस्टर आर कनेक्टेड इन फॉर्म ए ट्रायंगल, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉर्नर्स, ठीक है। तो कह रहा है कि 3 जो है रेजिस्टेंस है वो एक ट्रायंगल के रूप में है, और प्रत्येक रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कितनी है, 6 ओम है। यानी कि एक देखिए यहाँ है, एक यहाँ है, एक यहाँ है, ठीक है। ये ट्रायंगल है, और ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ये भी 6 ओम, ठीक है, सारे जो है 6 ओम के हैं। अब कह रहा है किन्हीं 2 ब्रांच के अक्रॉस निकालना रहे, जैसे मान लो कि 2 पॉइंट के अक्रॉस, चाहे यहाँ से चाहे यहाँ से, या यहाँ से, यहाँ से, या फिर यहाँ से। तो मान लीजिए हम इसके अक्रॉस निकालते हैं। जब हम यहाँ जो है करंट फ्लो कराएंगे तो ये देखिए सीरीज में हो जाएंगे ऑटोमेटिक। तो 6 6 12 और ये 6, तो इनका जो है कितना हो जाएगा, 12 × 6/18, ठीक है, ऐड हो जाएगा। तो अब हो जाएगा 72/18। अब इसे डिवाइड करेंगे तो मिलेगा हमें 4 ओम, ठीक है। लेकिन अब अगर इसके क्रॉस हम फिर निकालते हैं, इन दोनों के क्रॉस, तो फिर ये सीरीज़ में हो जाएंगे। अगर हम इसके क्रॉस निकालते हैं तो ये सीरीज हो जाएंगे। कहने का मतलब किसी भी ट्रायंगल के क्रॉस हम किसी भी मतलब ब्रांच के क्रॉस निकालेंगे वो हमें 4 ओम ही मिलेगा। तो हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 104 की तरफ। ओम्स लॉ इज नॉट एप्लीकेबल टू, तो ओम का नियम जो है कहाँ पे फेल होता है या कहाँ पे अप्लाई नहीं होता है। तो पहली बात तो ये जानते रहिए, ओम का नियम वहीं एप्लीकेबल होता है जहाँ पे फिजिकल पैरामीटर जो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। फिजिकल पैरामीटर शुड बी कांस्टेंट। तो फिजिकल पैरामीटर का मतलब ये हो गया जैसे टेम्परेचर, ठीक है, प्रेशर, ये सब कांस्टेंट होने चाहिए, तभी हमारा ओम लॉ जो है अप्लाई होता है। तो ये चीज़ ध्यान में रखिएगा। बाकी हम ऑप्शन के हिसाब से चलते हैं। तो पहला मटेरियल है सेमीकंडक्टर, दूसरा है डीसी सर्किट, तीसरा स्मॉल रजिस्टर, हाई करंट। तो हाई करंट से कोई मतलब नहीं होता, ठीक है, हाई करंट से कोई मतलब नहीं, स्मॉल रजिस्टर से कोई मतलब नहीं, डीसी सर्किट में तो अप्लाई होता है, डीसी एसी दोनों में अप्लाई होता है। कभी इस बात से कंफ्यूज मत होइएगा आप, ठीक है। जहाँ बात आती है सेमीकंडक्टर की, तो इसके बारे में आप जानिए कि सेमीकंडक्टर जो होता है इसकी कंडक्टिविटी कंडक्टर और सेमीकंडक्टर इंसुलेटर के बीच में होती है, ठीक है। इसकी कंडक्टिविटी यानी चालकता जो है वो कंडक्टर और इंसुलेटर के बीच की होती है। तो अब मान लीजिए कि यहाँ पे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं। ओम का नियम क्या कहता है, V और I का जो रेशियो रहता है वो कांस्टेंट रहता है, ठीक है। तो R जो है वो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन यहाँ पे देखिए R कांस्टेंट नहीं रहेगा। कैसे नहीं रहेगा, जैसे हम वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो मान लीजिए हम जर्मेनियम को लेते हैं, ठीक है। जर्मेनियम का जो है थ्रेशोल्ड वोल्टेज क्या होता है, 0.3 वोल्ट होता है, ठीक है।
और बात आती है सिलिकॉन की, तो उसका क्या होता है 0.7 वोल्ट होता है। अब अगर इससे कम वोल्टेज है तब तो ये बिल्कुल इंसुलेटर की तरह रहेंगे रूम टेम्परेचर पे, लेकिन जैसे ही इनके क्रॉस जो वोल्टेज अप्लाई करेंगे हम, जो पी टाइप एन टाइप में पड़े होंगे, ठीक है, एक पी टाइप का ले लिए, एक एन टाइप का ले लिए, और इसको जो है हम बैरियर बना दिए यहाँ पे, तो डायोड समझ सकते हैं आप एक तरह से। तो ये जो है जब इससे कम वोल्टेज तब तो ये ओपन सर्किट की तरह बिहेव करता है, लेकिन जैसे ही बढ़ाते हैं तो इसका रेजिस्टेंस जीरो हो जाता है, कंडक्टर बन जाता है। जबकि ओम्स लॉ के लिए क्या होना चाहिए कि इसके क्रॉस जो रेजिस्टेंस हो 2 पॉइंट के क्रॉस, वो किसी भी कंडीशन में बदले ना, ठीक है। अगर टेम्परेचर बढ़ा देंगे तो रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा, प्रेशर बढ़ा देंगे तब भी वेरी करेगा। मान लीजिए इसके डायमेंशन में चेंजेस आएंगे ना, तो इससे हमारा जो है ये रेजिस्टेंस वेरी कर जाएगा। तो इस हिसाब से हम देखें तो सेमीकंडक्टर पे जो अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि इसका रेजिस्टेंस जो है हमेशा कांस्टेंट नहीं रहता। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 105 क्या कह रहा है, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस ऑफ सब्सटेंस इज मेजर्ड इन, ठीक है, यूनिट पूछा है, प्रतिरोधकता का मात्रक कहने का मतलब। तो ये देखिए आई इज इक्वल टू रो एल अपॉन ए होता है। अब यहाँ से हमें इसकी यूनिट पूछा है तो निकाल लीजिए, रो इज इक्वल टू आर इंटू ए अपॉन एल हो जाएगा यहाँ से। अब इसकी यूनिट क्या होती है, आर को तो छोड़ दीजिए, ओम है, ओम इंटू ए की यूनिट क्या होगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगी, एल की यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर। तो 1 मीटर से 1 मीटर कैंसिल हो जाएगा, बचेगा यहाँ मीटर, तो होम मीटर हो जाएगी जो ये इसकी यूनिट हो जाएगी किसी रो की, ठीक है। और रो जो किस पे डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पे और टेम्परेचर पे, दो चीज़ पे ये वेरी करता है, ठीक है। नहीं तो सबके मटेरियल के लिए मतलब अलग अलग इसकी वैल्यू होती है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 106 की तरफ। Two copper conductors have equal length. The cross-sectional area of one conductor is 4 times that of the other. If the conductors having smaller cross-sectional area has resistance of 40 ohms, the resistance of the other conductor will be, ठीक है। क्या कह रहा है कि सेम लेंथ के दो कंडक्टर हैं, ठीक है, लेंथ तो इनकी सेम है, लेकिन एक का जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है, यानी ये वाला एरिया जो है, ठीक है, ये बीच वाला जो एरिया है, इसका जो क्रॉस सेक्शनल एरिया है इसका जो है चौथाई, यानी ये जो है 4 गुना है A1 का, ठीक है। इसका मान लो A2 है और इसका A1 है। तो अब लेंथ अगर बराबर है, ठीक है, अब लेंथ अगर बराबर है तो रेजिस्टेंस इन्वर्सली हो जाएगा फिर, क्योंकि ये फार्मूला आप वही पिछला वाला रो एल अपॉन ए, लेंथ सेम है तो ये इन्वर्सली हो जाएगा, यानी कि जिसका जो है एरिया ज़्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। तो क्योंकि पहले का जो है एरिया कम है, ठीक है, और उसका रेजिस्टेंस जो है 40 ओम है, तो दूसरे का एरिया 4 गुना ज़्यादा है, ठीक है, 1/4 है, यानी कि 4 गुना ज़्यादा है। तो अब ये जो है 4 से डिवाइड हो जाएगा, तो निकल के क्या आ जाएगा, देखिए R2 अपॉन R1 इज इक्वल टू A1 अपॉन A2, ठीक है। तो यहाँ से R2 की वैल्यू अगर हम निकालेंगे तो 40, ठीक है, R1 यहाँ 40 इंटू A1 अपॉन A2 क्या है 4 गुना है, ठीक है, 4 इंटू A1, तो A1 से A1 कैंसिल हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो R की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो 10 ओम निकल के आ जाएगी, ठीक है। तो यही करना था यहाँ पे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 107 की तरफ। ए नाइक्रोम वायर यूज इन हीटर कॉइल हैज़ द रेजिस्टेंस ऑफ 2 ओम पर मीटर फॉर ए हीटर ऑफ 1 किलोवाट एट 200 वोल्ट, द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड विल बी। कहने का मतलब ये है कि नाइक्रोम का जो है कि हीटर बना है हमारा ये, तो ये जो है 2 ओम पर मीटर, ठीक है, यानी 1 मीटर का जो रेजिस्टेंस है इसका 2 ओम है। अब इसी रेशियो में एक 1 किलोवाट का और 200 वोल्ट का हमें हीटर जो है बनाना है, तो इसका रेजिस्टेंस कितना होगा, पहले रेजिस्टेंस निकाल लीजिए, ठीक है। पूछा है कि लेंथ कितनी जो है ज़रूरत पड़ेगी, तो अब लेंथ जो है रेजिस्टेंस से ही वेरी करेगी। तो देखिए यहाँ पे P इक्वल टू V स्क्वायर अपन R, ठीक है। तो यहाँ पे आप जाएंगे तो आपको मिलेगा R इज इक्वल टू 200 इंटू 200 अपॉन 1000, ठीक है। ये देखिए 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे और निकल के आ जाएगा R इज इक्वल टू 40 ओम, ठीक है, 40 ओम हमें मिल जाएगा यहाँ पे। अब देखिए अगला स्टेप क्या करना है, मतलब हमें रेजिस्टेंस तो पता चल गया कि 40 ओम निकल के आएगा,
लेकिन 2 ओम का जो 2 ओम रेजिस्टेंस होता है वो 1 मीटर में होता है, तो 40 कितने में होगा, ठीक है, डिवाइड कर दीजिए। 1 मीटर 2 ओम, तो 40 ओम का, तो कितना आ जाएगा 20, ठीक है। ये वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, डी वाला, ठीक है। 20 मीटर लेंथ जो है चाहेगी, तब जो है हमारा इतना जो है ये कवर हो पाएगा, 1 किलोवाट पावर यहाँ पे कंज्यूम हो पाएगी। बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 108, टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस इज एक्सप्रेस्ड इन टर्म ऑफ, ठीक है, यूनिट पूछा है टेम्परेचर कॉफिशिएंट की। ध्यान दीजिएगा, ये होता है कितना, ओम पर ओम डिग्री सेल्सियस, ठीक है। याद रखिएगा, इसे याद करने वाली चीज़ है ये, डेरिवेशन में जाएंगे तो ज़्यादा टाइम लगेगा, इससे अच्छा है याद रहेगा। अक्सर ऐसे ही मतलब डायरेक्ट पूछ देता है क्या एग्जाम में पूछ चुका है, तो इसे याद रखिएगा, ओम पर ओम डिग्री सेल्सियस। और टेम्परेचर कॉफिशिएंट कुछ मटेरियल्स के भी डायरेक्टली पूछ देता है, तो मैं उसे भी आपको बता देता हूँ। तो बेसिकली जो हमारे मतलब जितने भी उपकरण वगैरह होते हैं जिसमें हम कंडक्टर यूज करते हैं, तो कॉपर और एल्यूमिनियम का यूज होता है। तो मैं 2 चीज़ का आपको बताऊंगा, कॉपर और एल्यूमिनियम का बताऊंगा। तो देखिए, कॉपर का क्या होता है, 0.0042, ठीक है, ये कॉपर के लिए होता है। और इसके बाद एल्यूमिनियम के लिए भी देख लीजिए, एल्यूमिनियम का कितना होता है, एल्यूमिनियम का 0.0020, ठीक है, ये होता है एल्यूमिनियम का। तो ये 2 चीज़ याद रखिएगा, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 109 की तरफ। विच ऑफ फॉलोइंग मटेरियल हैज़ द लीस्ट रेजिस्टिविटी, ठीक है, सबसे कम रेजिस्टिविटी किस मटेरियल की है। तो यानी कि ये रेजिस्टिविटी क्या होती है, 1/, कंडक्टिविटी, ठीक है। तो जिसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होगी उसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। और यहाँ से आप देखिए कि जिंक है, ठीक है, जिंक के लिए जिंक की रेजिस्टिविटी कितनी होती है, 5.9 इंटू 10⁻⁸, ठीक है, ये 9 है, ये हो गई जिंक के लिए। और मरकरी के लिए क्या है, मरकरी की रेजिस्टिविटी होती है 6.99 इंटू 10⁻⁸, ठीक है। और उसके बाद तीसरा क्या है, कॉपर। कॉपर का सबको पता है 1.7 इंटू 10⁻⁸। तो इसकी जो है कॉपर की आप देख रहे हैं रेजिस्टिविटी सबसे कम है, तो इसकी कंडक्टिविटी सबसे ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। इसकी इन दोनों की कंडक्टिविटी कम होगी। इनका ये वैल्यू भी इनकी याद रखिएगा आप, कभी कभी एग्जाम में डायरेक्ट पूछ देता है। तो यहाँ पे हमारा कॉपर जो है वो सही हो जाएगा, ठीक है। कॉपर की जो है रेजिस्टिविटी सबसे कम होगी क्योंकि इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 110, अकॉर्डिंग टू द फ्यूज लॉ द करंट कैरिंग कैपेसिटी वायर एज, ठीक है। तो ये जो है फ्यूजिंग फैक्टर से आप फार्मूला अगर आपको याद होगा तो देखे होंगे, करंट जो होती है वो I प्रोपोर्शनल टू डायमीटर की पावर 1.5, ठीक है। तो 1.5 को हम लिख सकते हैं 3/2, ठीक है। तो डायमीटर का 3/2, तो ये हमारा डी वाला ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है। और फ्यूज वायर देखिए, फ्यूज किसके बने होते हैं, फ्यूज की प्रॉपर्टी क्या होती है, अक्सर बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज रहते हैं। तो बताता हूँ आपको, फ्यूज जो है, फ्यूज की प्रॉपर्टी क्या होती है, पहले तो आप ये जान लीजिए। फ्यूज का जो मेल्टिंग पॉइंट है कम से कम होना चाहिए, ठीक है। रेजिस्टिविटी, ठीक है, यानी रेजिस्टेंस जो है कम होना चाहिए, रो की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। ये 2 चीज़ तो आप याद रखेंगे, ठीक है। और कंडक्टिविटी की बात है तो कंडक्टिव ज़्यादा होनी चाहिए, ठीक। और मेल्टिंग पॉइंट इसलिए कम होना चाहिए कि मान लीजिए सडनली आपका लोड चेंज होता है या फिर कोई शॉर्ट सर्किट कोई फॉल्ट आता है तो करंट की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है। तो जैसे वहाँ पे थोड़ी सी भी हीट डेवलप हो तो वो सर्किट को ब्रेक कर दे, ठीक है। तो इसलिए, और देखिए ज़्यादातर 5 से 10 एम्पियर तक के लिए
ठीक है। 5 एम्पियर तक की मान के चलिए एवरेज, मतलब वहाँ पे लेड वाला यूज होता है, ठीक है, पीबी और कॉपर, ठीक है। कॉपर कितना रहता है 63% और लेड कितना रहता है 37%, ठीक है। ये होता है सिर्फ 5 एम्पेयर के लिए। अगर ज़्यादा रेटिंग का फ्यूज हमें बनाना है, ठीक है, तो वहाँ पे हम कॉपर वायर यूज कर लेते हैं डायरेक्ट, ठीक है। मतलब अगर 5 एम्पेयर से ऊपर का फ्यूज अगर बनाना है तो कॉपर वायर हम यूज कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग लैम्प्स विल हैव लीस्ट रेजिस्टेंस एट रूम टेम्परेचर, ठीक है। किस रेजिस्टेंस का जो है रेजिस्टेंस कम होगा रूम टेम्परेचर पे। तो पहला क्या है, 25 वाट 220 वोल्ट, 100 वाट 220 वोल्ट, 200 वाट 220 वोल्ट और 60 वाट 220 वोल्ट। देखिए इसमें करना क्या है कि जैसे पावर जो होती है वो रेजिस्टेंस की इन्वर्सली होती है, पता है ना। तो अब देखिए इसकी पावर सबसे ज़्यादा यहाँ पे दिख रही है सी की 200 वाट की, ठीक है। तो इसका रेजिस्टेंस सबसे कम होगा। ये मैं ऑलरेडी कई बार बता चुका हूँ, तो आप प्रीवियस वीडियो देखेंगे तो वहाँ पे आपको पता चल जाएगा। तो यही से हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 112। विच रजिस्टर विल हैव फिजिकली लार्जर इन साइज, कौन सा रेजिस्टेंस साइज में ज़्यादा होगा, ठीक है। तो डिपेंड करेगा पावर पे, पावर रेटिंग अगर बढ़ेगी तो साइज भी बढ़ता चला जाएगा। तो अब देखिए यहाँ पे पावर रेटिंग किसकी ज़्यादा है, 1 वाट है, हाफ वाट है, 10 वाट और 50। तो आप देखिए 50 वाट जो है इन तीनों चारों में सबसे बड़ा है, तो इसी की जो है इसी का साइज़ सबसे ज़्यादा होगा, ठीक है। आप देखोगे 100 वाट का बल्ब लेके आते हैं तो वो छोटा रहता है, ठीक है। और वहीं आप अगर 200 वाट का लेके आएंगे इससे बड़ा रहेगा। और बाकी हैलोजन लैम्प जो कि 5 किलो वाट तक के बनते हैं, तो 5 किलो वाट तक के जो हैलोजन होते हैं वो कितने बड़े होते हैं आप देख सकते हैं। तो वाटेज जैसे बढ़ता जाएगा साइज बढ़ता जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर क्या है 113। व्हेन करंट फ्लो थ्रू हीटर कॉइल इट्स ग्लो बट वायरिंग डज नॉट ग्लो बिकॉज। तो ये थोड़ा साफ नहीं दिख रहा है। ये कह रहा है कि जबकि एक हीटर है उसमें हम सप्लाई देते हैं तो ये ग्लो करने लगता है, लेकिन जो वायरिंग घर की है वो ग्लो नहीं करती है। क्यों नहीं करती है, ठीक है। तो इससे सीधे सीधे आप समझ सकते हैं कि हीटर किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। देखिए क्या होता है कि ये नाइक्रोम वायर के बने होते हैं आपकी ये कॉइल हीटर की, ठीक है। अब नाइक्रोम का रेजिस्टेंस जो होता है काफ़ी ज़्यादा होता है कंपेयर टू डोमेस्टिक वायरिंग। डोमेस्टिक वायरिंग जो होती है वो कॉपर वायर की होती है, एल्यूमिनियम की होती है, जिसका रेजिस्टेंस नाइक्रोम से काफ़ी ज़्यादा कम होता है, ठीक है। तो वहाँ पे करंट फ्लो होने के लिए उसे अच्छा खासा सर्किट मिल जाता है, फ्लो हो जाती है। लेकिन यहाँ पे क्या होता है, जब रेजिस्टेंस वेरी कर जाता है, बहुत ज़्यादा होता है नाइक्रोम का, तो यहाँ पे जो I²R वाला प्रॉब्लम यहाँ पे हो जाता है। तो इससे जो है I² टी यानी टी टाइम है यहाँ पे कितने टाइम तक करेंगे तो उससे कितनी हीट इंड्यूस होगी, H वाला फॉर्मूला वही वाला है, आप पढ़े होंगे। तो इस बेस पे यहाँ पे जो है R ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा हीट होगी। अब हीट ज़्यादा इंड्यूस होगी तो यहाँ पे जो है लाइट भी आने लगेगी और ये रेड हो जाएगा, ठीक है, ज़्यादा गर्म होकर लाल हो जाएगा। बस यही चीज़ थी। तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 114 पे। द कंडीशन ऑफ क्या है, द कंडीशन ऑफ द वैलिडिटी अंडर ओम्स लॉ इज़ दैट, मतलब ओम्स लॉ की वैलिडिटी क्या है, कब मतलब लागू होगा कब नहीं होगा, ठीक है। तो रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म, मतलब रेजिस्टेंस एक समान होना चाहिए। करंट शुड बी प्रोपोर्शनल टू द साइज ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस मस्ट बी वायर बाउंड टाइप, टेम्परेचर एंड एट पॉजिटिव एंड शुड बी मोर देन द टेम्परेचर एट नेगेटिव, ठीक है। तो देखिए टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए, ये मैंने आपको बताया था पहले। और टेम्परेचर कांस्टेंट होने के साथ साथ उसका रेजिस्टेंस जो है वेरी नहीं करना चाहिए, रेजिस्टेंस भी सेम होना चाहिए। और कोई प्रेशर यानी बाहरी एटमॉस्फेरिक कंडीशन जो है सब सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए रेजिस्टेंस मस्ट बी यूनिफॉर्म, पहला वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 115 पे। व्हिच ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, ठीक है। तो ए सेमीकंडक्टर इज ए मटेरियल व्हिच कंडक्टर इज सेम एज बी बिटवीन द कंडक्टर एंड इंसुलेटर। तो देखिए ये 115 जो क्वेश्चन था इसकी कंडक्टिविटी की बात किया है। तो मैं आपको बताता हूँ कंडक्टर, इंसुलेटर और कंडक्टर की रेजिस्टिविटी कैसे वेरी करती है, कितनी कितनी होती है बताता हूँ आपको।
तो यहाँ पे देखिए होता है कंडक्टर, ये हमारा हो गया कंडक्टर, ये हो गया हमारा सेमी कंडक्टर, और ये हो गया हमारा इंसुलेटर। ठीक है, कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी होती है वो 10 टू द पावर -8 टू 10 टू द पावर -3, ठीक है, ओम सेंटीमीटर होती है। ठीक है, ये होती है कंडक्टर के लिए। अब बात आती है सेमी कंडक्टर की। तो सेमी कंडक्टर इंसुलेटर और कंडक्टर के बीच में होती है, तो 10 टू द पावर -3 से 10 टू द पावर 6 तक। ठीक है, ये जो है यहाँ तक वेरी करती है ओम सेंटीमीटर। और बात आती है जब इंसुलेटर की, तो उसकी तो सबसे ज़्यादा होती है, तो 10 टू द पावर 6 टू 10 टू द पावर 18 तक होती है। ठीक, ये रेंज आप याद रखिएगा, एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट पूछ देता है। ठीक है, तो ये इनकी रेंज होती है। कंडक्टर की रेंज ये हो गई, इंसुलेटर की रेंज ये हो गई, ये 10 टू द पावर 6 है, और सेमी कंडक्टर ये इंसुलेटर की ये हो गई 10 टू द पावर 6 से 18 ओम सेंटीमीटर। इसके वो है आगे का वो डायमेंशन जो है, इसे याद रखिएगा। तो बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 116, ए रियोस्टेट डिफर फ्रॉम पोटेंशियोमीटर रिस्पेक्ट दैट इज हैज़ लोअर वाटेज रेटिंग, हैज़ हायर वाटेज रेटिंग, हैज़ लार्जर नंबर ऑफ टर्न्स, ऑफर लार्ज नंबर ऑफ टैपिंग्स। ठीक है, तो ये पोटेंशियोमीटर, रियोस्टेट, ये सब क्या होते हैं, ये सब वोल्टेज को कम करते हैं। ठीक है, वोल्टेज अगर हमें डिज़ायर्ड वैल्यू पे जो है चाहिए होगी तो इसका यूज हम करते हैं। ठीक है, रियोस्टेट और पोटेंशियोमीटर का। ये देखिए रियोस्टेट का यूज आप किए होंगे, लैब वगैरह में लगी रहती है, तो हम घुमा घुमा के जो है वोल्टेज को कम या ज़्यादा करते रहते हैं, वही रियोस्टेट है। तो ये इसमें डिफरेंट ये होता है ना कि पोटेंशियोमीटर की तो रेटिंग बहुत कम होती है, लेकिन रियोस्टेट की रेटिंग जो है वो ज़्यादा होती है। तो इट हैज़ हायर वोल्टेज रेटिंग कंपेयर टू पोटेंशियोमीटर। तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। तो बी वाला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा, वाटेज ज़्यादा होगी कंपेयर टू पोटेंशियोमीटर। और क्वेश्चन नंबर 117 क्या है, द वेट ऑफ एन एल्यूमिनियम कंडक्टर एज कंपेयर टू कॉपर कंडक्टर ऑफ ए आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शनल फॉर द सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस इज। तो देखिए क्या होता है, एल्यूमिनियम जो होता है हमारा और एक कॉपर। ठीक है, तो कॉपर के कंपेयर में एल्यूमिनियम की कंडक्टिविटी 60% होती है। ठीक है, तो जहाँ पे देखिए अगर सेम करंट की जो हमें फ्लो कराना है, ठीक है, सेम रेजिस्टेंस रिक्वायर है जहाँ पे, तो वहाँ पे एल्यूमिनियम की जो मटेरियल की जो ज़रूरत पड़ेगी एल्यूमिनियम की, वो ज़्यादा पड़ेगी ना कंपेयर टू कॉपर, क्योंकि ये 60% ही जो है करंट फ्लो करा पाता है कॉपर की अपेक्षा। तो इस हिसाब से आप देखेंगे क्या कह रहा है, द वेट ऑफ एन एल्यूमिनियम कंडक्टर एज कम्पेयर टू द कॉपर कंडक्टर आइडेंटिकल क्रॉस सेक्शन फॉर द सेम इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। तो इसकी जो हमें ज़रूरत पड़ेगी वो लगभग 150% के आसपास जो इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, एल्यूमिनियम की। अगर यहीं पे अगर कॉपर का कहता एल्यूमिनियम के उसमें, तो हमें जो है 60% ही कॉपर की ज़रूरत पड़ती कंपेयर टू एल्यूमिनियम। ठीक है, मान लीजिए 1 एम्पियर करंट फ्लो कराने के लिए हमें जो है जो इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया जो है एक यूज हो रहा है कॉपर का, सॉरी एल्यूमिनियम का, तो वहाँ पे हमें अगर कॉपर का कराना है तो वो इसका 60% ही एरिया यूज होगा, यानी मटेरियल की बचत हो जाएगी अगर हम कॉपर का यूज करेंगे। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 118, एन ओपन रजिस्टर व्हेन चेकड विद एन ओम मीटर रीड्स। ठीक है, कोई रेजिस्टेंस है वो ओपन है और ओम मीटर से ही रीड किया जाता, तो वो क्या बताएगा। तो आप मान लीजिए कोई भी सर्किट है, पहले ऐसा रहा होगा, अब यहाँ से ये ब्रेक हो जाता है, यानी कि ये रजिस्टर है और ये ब्रेक हो गया आपको यहाँ। अब यहाँ से अगर हम कुछ मेजर करते हैं तो ये ओपन है, और ओपन सर्किट का आइडियल लेते हैं हम इनफाइनाइट। ठीक, इसका रेजिस्टेंस जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इनफाइनाइट। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 120 पे। ऑल गुड कंडक्टर्स हैव हाई कंडक्टेंस, रेजिस्टेंस, रिलक्टेंस, थर्मल कंडक्टिविटी। ठीक है, तो कंडक्टर अच्छा है, इसका मतलब उसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा है, यानी कंडक्टेंस ज़्यादा है, तो जी की वैल्यू उसके लिए जो है ये ज़्यादा होगी कंडक्टर के लिए, तो हमारा पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है,
अब यहाँ पे कंडक्टेंस की बात आई है तो मैं बताता हूँ आपको। जिस प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में परमियंस होता है, ठीक है, उसी प्रकार इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस होता है, ठीक है। और जिस प्रकार से मैग्नेटिक सर्किट में रिलक्टेंस होता है, उसी प्रकार से इलेक्ट्रिक सर्किट में कंडक्टेंस ये रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे। रिलक्टेंस, रेजिस्टेंस, कंडक्टेंस, परमियंस, ये जो है फ्लक्स को फ्लो कराने में सहायता करता है। ये कंडक्टेंस करंट को फ्लो कराने में सहायता करता है। 121 क्वेश्चन क्या है? वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आर यूजुअली मेड फ्रॉम, ठीक है। तो वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर किसके बने होते हैं, यानी कि उसकी वैल्यू, रेजिस्टेंस की वैल्यू वोल्टेज पे डिपेंड करती है। तो वो वैसे तो सेमीकंडक्टर मटेरियल के बने होते हैं, ठीक है। इसमें आपको दे रखा है चारकोल, सिलिकॉन कार्बाइड, नाइक्रोम, और आप देखेंगे आंसर में नाइक्रोम दे रखा है, ठीक है। इसमें अब जहाँ तक मेरा मानना है कि सेमीकंडक्टर यूज होते थे, जैसे LDR है आपका, देखिए लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर, उसी तरह VDR होता है वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते रहते हैं रेजिस्टेंस वेरी करता रहता है। तो इस हिसाब से थोड़ा यहाँ पे आप देख लीजिएगा, ठीक है। ऑप्शन वैसे बुक में C दिया है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 122 की तरफ। वोल्टेज डिपेंडेंट रजिस्टर आर यूज्ड फॉर इंडक्टिव सर्किट, सप्रेस सर्जेस, एज हीटिंग एलिमेंट, एज करंट स्टेबलाइजर, ठीक है। तो ये जो है जो हमारा डायरेक्ट स्ट्रोक होता है लाइटनिंग वगैरह, ठीक है, लाइटनिंग अरेस्टर जैसे यूज होता है उसी प्रकार से ये VDR यूज होता है। जैसे कि इसका पहले तो इसका रेजिस्टेंस जो है इनफाइनाइट रहेगा, यानी बहुत ज़्यादा रहेगा, लेकिन जैसे इस पर हाई वोल्टेज अप्लाई होगा बहुत ज़्यादा, तो ये कंडक्टर की तरह बिहेव करने लगेगा। अब जैसे मान लीजिए आप देखे होंगे जो ट्रांसफार्मर के जो यहाँ पे वो लगे रहते हैं, ठीक है, ट्रांसफार्मर सप्लाई जहाँ से दी जाती है, ये आप देखे होंगे इंसुलेटर लगे होते हैं ना, पोर्सिलेन के बने होते हैं जो, तो इनके अक्रॉस जो है एक यहाँ पे ऐसे निकाल दिया जाता है, एक यहाँ पे ऐसे निकाल दिया जाता है, तीनों फेज में, ठीक है। तो यहाँ पे जो है यही होता है कि जैसे अब मान लीजिए वोल्टेज यहाँ पे बराबर है, मतलब सिस्टम सही से चल रहा है, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जैसे वोल्टेज बढ़ता है यहाँ पे आर्किंग स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। जब आर्किंग स्टार्ट हो जाती है तो वहाँ पे हमारी रिले जो है इन्फॉर्म कर देती है और सर्किट ब्रेकर ऑपरेट हो जाता है और सर्किट ओपन हो जाता है, तो हमारा फॉल्ट होने से बच जाता है, कोई इक्विपमेंट हमारा नुकसान नहीं होता है, ठीक है। तो इसी प्रकार से ये है कि जैसे ही जो है हाई वोल्टेज होता है तो ये इसका रेजिस्टेंस वेरी करके जो है ग्राउंड कर देगा, और फिर जैसे वोल्टेज कम होगा तो ये ओपन सर्किट हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमारे जो इक्विपमेंट जो है सुरक्षित रहेंगे, तो इसलिए इसका यूज होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 123, द रेशियो ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन टू द इलेक्ट्रॉन इज नियरली। तो इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है, ठीक है, वो प्रोटॉन के मास से 1840, ठीक है, 1840 टाइम्स होता है, ठीक है, 1/1840 टाइम्स होता है प्रोटॉन। तो अब देख लीजिए कि इसका रेशियो पूछा है, तो आप जब लेंगे तो आ जाएगा 1840, पहला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। प्रोटॉन का 1840 अगर है तो इसका हो जाएगा 1, तो यही आंकड़ा मिल जाएगा हमें। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज आउटर मोस्ट ऑर्बिट इज कार्बन एटम इज। तो कार्बन जो कि एक सेमीकंडक्टर है, और जितने भी सेमीकंडक्टर हैं उनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जैसे जर्मेनियम है आपका, सिलिकॉन है, कार्बन, सब में जो है इनके आउटर सेल में 4 इलेक्ट्रॉन आते हैं। बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 125, विद द इनके with the 3 resistances connected in parallel, if each dissipate 20 watt, the total power supplied by the voltage source equal। मतलब कि रेजिस्टेंस में जो है, यहाँ से देखिए आप, ये जो हमारे रेजिस्टेंस मान लीजिए 3 कोई भी हमारे इक्विपमेंट लगे हैं, 3 यहाँ पे पैरेलल में, ठीक है। अब यहाँ से हम सप्लाई देते हैं, ठीक, ये सप्लाई है।
अब यहाँ पे मान लीजिए ये P1 एब्जॉर्ब करता है, ये P2 करता है, ये P3 करता है, ठीक है। तो पैरेलल में पावर हमेशा डायरेक्टली ऐड हो जाती है, जैसे कि सीरीज में रेजिस्टेंस ऐड होते हैं, ठीक है। तो P1 प्लस P2 प्लस P3। अब यहाँ पे कितना दिया है, एक हमारा 20 वाट का है, तो ऐड कर लीजिए 20 प्लस 20 प्लस 20, तो कितना हो जाएगा 60 वाट टोटल जो है पावर यहाँ पे एब्जॉर्ब करेंगे ये तीनों। अब अगर यहीं पे सीरीज में होता, ठीक है, तो सीरीज में पी इक्विवेलेंट अगर हमें निकालना रहता